नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 फूल और कांटा कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इस कविता फूल और कांटा के माध्यम से कवि जीवन के दो विरोधी स्वभावों की तुलना करते हैं। एक ओर प्रेम, सौंदर्य और सुख देने वाला फूल और दूसरी ओर दर्द, नुकसान और कष्ट पहुंचाने वाला कांटा। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक करेंगे, आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप एजू मैग्नेट को टाइप करके सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का है बेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों ओ निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो आइए अब एक एक करके इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पहली पंक्तियां दी गई थी हमें, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो फूल और कांटा है वो दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा जो है वो उनका पालन पोषण करता है। फूल और कांटा एक ही जगह एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, इसका अर्थ है कि दोनों एक जैसे वातावरण में पलते हैं। अगली पंक्तियां, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि जो चांद की चांदनी है, रात्रि के समय जो चांद निकलता है वो अपनी चांदनी कांटे और फूल दोनों पर एक समान ही डालता है। कहने का अर्थ है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे चांद की चांदनी हो, मिट्टी हो, खाद हो, वर्षा का पानी हो, वो सभी संसाधन जो हैं वो फूल और कांटे को एक समान ही मिलते हैं। दोनों पर एक ही चांदनी पड़ती है, अर्थात उनके जीवन में मिलने वाले संसाधन एक जैसे हैं। अगली पंक्तियां, मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। यहाँ में का अर्थ है वर्षा और बही बहना।
इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो बारिश है और जो हवा है, दोनों फूल और कांटे पर समान रूप से प्रभाव डालती है, लेकिन एक जैसा वातावरण, एक जैसा संसाधन और एक जैसी वर्षा और हवा मिलने के बावजूद भी उनका जो स्वभाव है वो अलग होता है। वर्षा और हवा भी दोनों पर समान रूप से प्रभाव डालती है, फिर भी उनका स्वभाव क्या है? अलग होता है। अगली पंक्तियां, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ पर सदा का अर्थ है हमेशा और ढंग का अर्थ है तरीका। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि फूल और जो कांटा है, दोनों में इतनी समानताएं होने के बाद भी किस उनको संसाधन भी एक जैसे मिल रहे हैं, वातावरण भी एक जैसा मिल रहा है, वर्षा और हवा भी एक जैसी ही मिल रही है, लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि उनके जो ढंग है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो तौर तरीका और प्रकृति है, वो एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। हमें हमेशा यही देखने को मिला है कि समान परिस्थितियों में पलने के बावजूद उनका जो व्यवहार, तौर तरीका और प्रकृति है, वो एक समान नहीं होते। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरबसन। यहाँ पर छेदना का अर्थ है चोट पहुंचाना और वसन का अर्थ है वस्त्र या कपड़ा। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो कांटा है वो हमारी उंगलियों को नुकसान पहुंचा देता है और हमारे वस्त्रों को भी फाड़ देता है अगर हम किसी कांटे में फंस जाते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कांटा दूसरों को चोट पहुंचाता है, वह किसी के कपड़े और शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। अगली पंक्तियां हैं, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का बेध देता श्यामतन। पर का अर्थ है पंख, कतर यानी काटना या चोट पहुंचाना, भोर का अर्थ है यहाँ पर भंवरा, बेधना घायल करना, श्याम तन काला शरीर। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? प्यार डूबी तितलियों, प्यार डूबी तितलियों का अर्थ है यहाँ पर मनमोजी, मस्ती में उड़ती हुई तितलियां। ठीक है, उन तितलियों के पंख जो कांटा है वो काट देता है और भोर यानी भंवरे का जो काला शरीर है उसे भी कांटा जो है नुकसान पहुंचाता है, घायल कर देता है। कहने का अर्थ है कांटा तितलियों के नाजुक पंखों को काटता है और भंवरे के काले शरीर को भी घायल कर देता है। अगली पंक्तियां, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। यहाँ अनूठा का अर्थ है अद्भुत और पीला का अर्थ है पिलाना। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे जो कांटा है वो भंवरे के काले शरीर को घायल कर देता है, तितलियों के पंखों को काट देता है, हमारे हमारे वस्त्रों को, हमारे कपड़ों को भी फाड़ देता है और हमारा जो हाथ है, हमारी जो उंगलियां हैं उन्हें भी छेद सकता है, उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके विपरीत जो फूल होते हैं वो अपने सौंदर्य से, अपनी खुशबू से तितलियों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि फूल जो हैं वो प्रेम से भरे होते हैं और जो भंवरा है उसे अनूठा रस यानी अद्भुत रस पिलाते हैं, मधुर रस पिलाते हैं। कहने का अर्थ है इसके विपरीत फूल प्रेम से भरे होते हैं, वे तितलियों को अपने पास बुलाते हैं और भौरों को मधुर रस देते हैं, अर्थात मधुर रस पिलाते हैं। अगली पंक्तियां, निज सुगंधों ओ निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। यहाँ पर कली का जी खिला आएगा। ठीक है, यहाँ ये मिसप्रिंट हो गया, कली का जी खिला। तो निज का अर्थ होता है अपना, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू, ओ का अर्थ है यहाँ पर और, निराले अनोखे, सदा का अर्थ है सदैव या हमेशा और कली का अर्थ है अंकुर। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो फूल हैं वो अपनी खुशबू से
और अपने निराले रंग से, अपने सुंदर रंग से जो कली है, छोटी सी जो कली होती है जो अभी अभी निकली है पौधे में से, उसका जो है जी यानी कि उसका जो मन है, उसके मन को खुश कर देते हैं, उसे खिला देते हैं। कहने का अर्थ है फूल अपनी खुशबू और सुंदर रंगों से मन को प्रसन्न करता है और वातावरण को आनंदित करता है। अगली पंक्तियां है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। तो यहाँ पर खटकता का अर्थ है चुभता, सोहता का अर्थ है सुशोभित होना, सुर का अर्थ है देवता और शीश का अर्थ है सिर। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि एक और जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता रहता है, सबको चुभता रहता है, और दूसरी ओर जो फूल है वो सुंदर होने के कारण, अपनी सुंदरता के कारण जो देवता हैं उनके सिर पर सुशोभित होता है। अर्थात कांटा सबको चुभता है, जबकि फूल सुंदरता के कारण देवताओं के सिर पर भी शोभा पाता है। अगली पंक्तियां किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ पर कुल का अर्थ है वंश या परिवार, बड़ाई सम्मान, बड़प्पन का अर्थ है महानता और कसर यानी कि कमी या अभाव। कहने का अर्थ है अंत में कवि कहते हैं कि कुल या वंश की महानता तभी मायने रखती है जब व्यक्ति में स्वयं महानता हो। केवल अच्छे कुल, परिवार या परिवेश में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है यदि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण नहीं हैं। सिर्फ अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई अच्छे कुल में, ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन उसके जो कार्य हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो उसके कुल के भी कोई मायने नहीं होंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई छोटे कुल में जन्म लेता है लेकिन वो कार्य अच्छे करता है, देश के लिए कार्य करता है, समाज सेवा करता है, उसके विचार अच्छे हैं, तो उसके कार्यों की वजह से, उसके कार्यों के कारण उसके कुल को भी प्रसिद्धि मिलेगी। यह कविता सिखाती है कि जन्म या परिवेश नहीं बल्कि आचरण और स्वभाव ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। फूल और कांटा एक ही स्थान पर पलते हैं, फिर भी उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों और व्यवहार से आंका जाना चाहिए, ना कि उसके कुल से। कविता के अंत में यहाँ कवि से परिचय दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो। बचपन में यह प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ही फूल और कांटा के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका जन्म 1865 में हुआ और उनकी मृत्यु 1947 में, यानी कि 1865 से लेकर 1947 तक उनका जीवन काल रहा। हरिओद जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविताएं संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। तो आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।